रामस्वरूप कॉलेज में की मान्यता रद्द कर दी गई थी विधि के छात्रों की। तो उस पर छात्रों ने आंदोलन किया, उसके साथ एबीवीपी के छात्र भी आए। उसके बाद आंदोलन करते हुए छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से सरकार ने लाठी चार्ज कराया और कहा ये भी जा रहा है कि जो कॉलेज है उसके ऊपर कहीं न कहीं बीजेपी का संरक्षण है, तब छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? छात्रों को मारा कुल गया, पीटा मिलाकर गया, के घसीटा गया। कुल मिलाकर के छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन यदि चल रहा था जी। तो लाठीचार्ज तो होना ही नहीं चाहिए था। और लाठीचार्ज हुआ भी है तो स्वाभाविक रूप से एबीपी के छात्र हों या किसी अन्य संगठन के छात्र हों, न्याय की गुहार करना उनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, डिप्टी सीएम के यहाँ या किसी मंत्री के यहाँ जा सकते हैं, अपनी फरियाद कर सकते हैं। इसलिए उन्हें न्याय की गुहार करने का अधिकार है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली, यदि अपशब्दों का प्रयोग हुआ है तो स्वाभाविक रूप से ये अलोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा और गाली का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। आपके मित्र हैं राजभा जी। आपके मित्र हैं राजभा जी, कल उन्होंने भी छात्रों को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया। कहा कि एबीवीपी के छात्र जो है अराजक हैं, गुंडे हैं। और उसके बाद रात में करीब मैं मौजूद था 9 बजे आसपास, एबीवीपी के छात्र ओपी राजभर जी के आवास पे चले गए बाहर और वहाँ उनका पुतला जलाया गया। छात्र दरवाजा फांद करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस उनको रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। इसको आप कैसे देखते हैं? फिर छात्र सड़कों पे लेट गए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंदोलन कोई भी हो, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी आंदोलन करने का हक है। हिंसा और अपशब्द का कोई स्थान नहीं। इसलिए यदि हिंसा और अपशब्दों का सहारा लिया गया है, वो निंदनीय है। हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। आज सर ने पिछड़ों को लेकर के एक बहुत विशेष मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वार्ता की सर, क्या विषय विषय है आपका जिसको लेकर आप आगे आ रहे हैं? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में स्पेशल कंपोनेंट योजना के तहत बनाए गए 4 मेडिकल कॉलेज, जिसमें अंबेडकर नगर, सहारनपुर, जालौन और कन्नौज के मेडिकल कॉलेज सम्मिलित हैं। यह मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भारत सरकार के निर्देश के क्रम में बनाया गया था, जिसमें भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2005 को पहला पत्र भेजा था और इस बात का हिदायत दिया था कि आने वाले 2006-07 के बजट सत्र में इस प्रकार की प्रदेश सरकार ने व्यवस्था करें कि जहां पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की आबादी 50% या इससे अधिक है, उन क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं, सभी प्रकार के डेवलपमेंट किए जाएं, यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और मेडिकल क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में जैसे मंडल मुख्यालय स्तर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ट्रेनिंग नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, एएनएम कॉलेज, फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन या इसके साथ ही साथ रेडियोलॉजिस्ट या मेडिकल कॉलेज आज की स्थापना किया जाए। लेकिन उस पत्र में इस बात का हिदायत था कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना के तहत बनाया जाएगा, जिसमें स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना के अंतर्गत 70% धन इन भवनों में खर्च किया जाएगा। 30% धन केंद्र सरकार, राज्य सरकार लेगी और आरक्षण की व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना के अंतर्गत बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में 70% सीटें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए आरक्षित होंगी, 15% जनरल के लिए, 15% बैकवर्ड क्लास के लिए। तब से ये व्यवस्था इन चारों मेडिकल विश्वविद्यालय में चली आ रही है। अभी अभी आरएसएस भाजपा ने किसी को आगे करके
माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कराई है और चुनौती दिलाया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का चूंकि 50% ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए आरक्षण वैध नहीं है। लेकिन जब 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूसीएस को हुआ तो भी तो 50% की सीमा क्रॉस कर गया, उसमें 50% की सीमा आड़े नहीं आई। एमओ में आज भी 80% आरक्षण माइनॉरिटीज के लिए है, वहां पर 50% आड़े नहीं आया। तमिलनाडु सहित दक्षिण के तमाम प्रदेशों में और तमाम विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में आज भी 60%, 65%, 70%, 79% आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है, 50% आड़े नहीं आया। तो इन 4 मेडिकल कॉलेजों में 70% अनुसूचित जात के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा कहाँ लागू होगी, कैसे लागू होगी, व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आग्रह है कि मामले को गंभीरता संज्ञान में लें और सरकार का पक्ष रखने वाले जो भी सरकारी एडवोकेट साहिबान हैं उनको इस बात का निर्देश जाए कि सही तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय के पटल पर लाने का प्रयास करें। सर, रामस्वरूप कॉलेज में की मान्यता रद्द कर दी गई थी विधि के छात्रों की, तो उस पर छात्रों ने आंदोलन किया, उसके साथ एबीवीपी के छात्र भी आए। उसके बाद आंदोलन करते हुए छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से सरकार ने लाठी चार्ज कराया, और कहा यह भी जा रहा है कि जो कॉलेज है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण है, तब छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? छात्रों को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। कुल मिलाकर के छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन यदि चल रहा था तो लाठीचार्ज तो होना ही नहीं चाहिए था, और लाठीचार्ज हुआ भी है तो स्वाभाविक रूप से एबीपी के छात्र हों या किसी अन्य संगठन के छात्र हों, न्याय की गुहार करना उनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, डिप्टी सीएम के यहाँ या किसी मंत्री के यहाँ जा सकते हैं, अपनी फरियाद कर सकते हैं। इसलिए उन्हें न्याय की गुहार करने का अधिकार है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिली, यदि अपशब्दों का प्रयोग हुआ है तो स्वाभाविक रूप से ये अलोकतांत्रिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा और गाली का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। आपके मित्र हैं राजभा जी, कल उन्होंने भी छात्रों को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया। कहा कि एबीवीपी के छात्र जो है अराजक हैं, गुंडे हैं। और उसके बाद रात में करीब मैं मौजूद था 9 बजे आसपास, एबीवीपी के छात्र ओपी राजभर जी के आवास पे चले गए बाहर, और वहां उनका पुतला जलाया गया। छात्र दरवाजा फांद करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस उनको रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। इसको आप कैसे देखते? फिर छात्र सड़कों पे लेट गए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आंदोलन कोई भी हो, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी आंदोलन करने का हक है। हिंसा और अपशब्द का कोई स्थान नहीं। इसलिए यदि हिंसा और अपशब्दों का सहारा लिया गया है वो निंदनीय है। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमसे प्रॉफिट ना हो तो गठबंधन तोड़ सकती है। आपके मित्र भी हैं, पिछड़ों के नेता भी हैं, आप कैसे देखते हैं? बातचीत होती है आपकी? अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात है, इसलिए इनके अंदरूनी मामले में मैं बोलना उचित नहीं समझता। आजकल आप बहुत बच रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी जाती है मंच पर। पहले मौजूद थे तेजस्वी जी और राहुल जी का मंच था, और वहीं पर गाली दी जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को गाली देना उचित है? जिसने भी माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को या प्रधानमंत्री को गाली दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बात का बंद का आह्वान कर रही है, ये भी निंदनीय है। आखिर वो बंद करके क्या नीतीश कुमार जो वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको नीचा दिखाना चाहते हैं? उनके ही गठबंधन की सरकार है। यदि किसी ने गाली दी उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटी सी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जो देश में सत्ता में है और बिहार में भी गठबंधन की सरकार है, वहां पर धरना देना उसकी बचकानी हरकत है। और हम समझते हैं ये बिहार के चुनावी बैतरनी पार करने की
एक कोई न कोई साजिश के तहत की गई नौटंकी है। इसी के सहारे पूरा खेल करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी दाल गलने वाली नहीं। आप बिहार में कहाँ-कहाँ लड़ रहे हैं इस बात? अब चुनाव घोषणा के साथ अपनी जनता पार्टी भी घोषणा करेगी। अ, प्रधानमंत्री जी चाइना के राष्ट्रपति से मिले, रसिया के राष्ट्रपति से मिले और एक तस्वीर सामने आई जिसमें तीनों लोग एक साथ खड़े थे। इसको बाद में जो है विपक्ष कहने लगा कि जो है अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, उसको लेकर के 50% टैरिफ हो गया है, बढ़ा दिया अमेरिका ने। तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? अब भाई प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। अब किसी देश में जाएंगे तो प्रधानमंत्री ही मिलेगा ना, वहाँ दूसरा थोड़ा मिलेगा। तो ये चाइना से नज़दीकी ठीक नहीं है। अब भाई कहाँ कहते हैं कि मेड इन इंडिया बनिए, कहाँ चाइना से इतनी मित्रता। कुल मिलाकर के समय समय पर लोगों की सोच बदलती रहती है, भाषा बदलती रहती है, चाल चलन चरित्र बदलता रहता है। इसलिए राजनीति में परिस्थितियों के अनुकूल कभी कभी बातें होती रहती हैं। मौके की बातें होती हैं। एक बात और सरकार ने जो है खाने-पीने की चीज़ों पर 18% से कम करके 5% जीएसटी कर दिया है। अब खाने-पीने की जो वस्तुएँ हैं उनमें कुछ गिरावट देखी जाएगी रेटों में। आप कैसे देखते हैं इसको? अप्रस्ताय हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जीएसटी कम करने की नौटंकी करने से क्या फायदा। सारे देश को तबाह कर दिया और अब सुधार की बात करके मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है, बात बनने वाली नहीं। तो ये थे स्वामी जी। स्वामी जी का कहना है कि जो है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब इतना वक्त गुजर गया तो अब जीएसटी का कम करना कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि बिहार चुनाव आ चुका है। कहीं ना कहीं चुनावी रोटी सेकने का प्रयास किया जा रहा है। आप इन सब विषयों को लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्वामी जी की बातें आपको कैसी लगी यही बताइएगा। और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।